नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 10 की सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपना पहला पाठ चल रहा है और यहाँ तक पढ़ दिया अपन ने न्याय व्यवस्था तक। विराट सेना थी, न्याय व्यवस्था से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और हिस्ट्री चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इससे पहले इसको जरा सा ऊपर देख लेते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन, है ना। फिर मौर्य प्रशासन, फिर केंद्रीय प्रशासन। समाहर्ता किसे कहा गया है? समाहर्ता राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, ठीक। कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि, प्रणाध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूनाध्यक्ष बूचड़ खाना, विवादाध्यक्ष चारा गाय, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष पोतवाध्यक्ष या बंधनागाराध्यक्ष या आठवें वन विभाग का प्रमुख इत्यादि। युक्त या उपयुक्त महामहिम तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन: उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणपथ सोनगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या राजपूत नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेश श्रेष्ठ नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानीय गोप के ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। एक तो प्रदेष्टि और एक स्थानिक, किसके अंतर्गत? समाहर्ता के। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन था? गोप। नगर शासन: सैन्य व्यवस्था: सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्था को भी अंतपाल होता था, ठीक। न्याय व्यवस्था पढ़ ली, अब न्याय व्यवस्था पे अपन सैन्य व्यवस्था पढ़ ली। न्याय व्यवस्था: सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीण और ग्रामबंद अपना निर्णय देते थे। न्याय व्यवस्था: सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीण और ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण ग्रामवृद्ध में। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, यानी ग्राम संघ। भाई सम्राट न्याय व्यवस्था ने सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीणी और ग्रामबद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर ग्रामीणी के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। संग्रहण, द्रोणमुख, बताइए द्रोणमुख संग्रहण से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। द्रोणमुख संग्रहण के ऊपर है द्रोणमुख, और द्रोणमुख के ऊपर है स्थानीय, और स्थानीय के ऊपर है जनपद। स्थानीय ये तो याद है, लेकिन संग्रहण और द्रोणमुख
स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। धर्मस्थलीय, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमैत्य करते थे। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमैत्य करते थे। धर्मस्थ मतलब यानी कि धर्म की बातों में निपुण, धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ व्यवहारिक और 3 अमैत्य करते थे। धर्मस्थलीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है। गजब, बताइए साहस किसे कहा गया है? चोरी, डाके व लूट के मामले अच्छा भी धर्मस्थलीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक्य पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक, यहाँ पर धर्मस्थ कहते हैं, यहाँ पर व्यवहारिक कहते हैं, एक ही बात है, और 3 धर्मस्थ प्लस 3 अमैत्य। धर्मस्थलीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती है। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है भी धर्मस्थलीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट मामले धर्मस्थलीय न्याय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पुरुष या दंड पारुष्य कहा गया है। अच्छा, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य। बताइए वाक पारुष्य किसे कहा गया है या दंड पारुष्य? ठीक, अब है कंटक शोधन। यह डेंजर है भाई। ये फौजदारी अदालतें थी, 3 प्रतिष्ठी और 3 अमैत्य। देख, यहाँ में तो हो गए, धर्मस्थली में तो 3 ही हो गए, 3 तो अमैत्य यहाँ में भी है, 3 अमैत्य यहाँ में भी है, लेकिन यहाँ में धर्मस्थ है, धर्मस्थ कह दे, धर्मशास्त्र में निपुण या व्यवहारिक कह दे, और यहाँ में है प्रतिष्ठी, 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 प्रतिष्ठी तथा 3 अमैत्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, अच्छा, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहते थे। चाणक्य अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। यह क्वेश्चन आ चुका है, बताइए चाणक्य अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग कौन से हैं? यहाँ पर चाणक्य के अनुसार 4 मुख्य अंग, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? धर्म है, व्यवहार है, चरित्र है और शासन है। तीन प्रतिष्ठी तथा 3 अमैत्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, ठीक है, नगर न्यायाधीश को, और जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र। बताइए नगर के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र। और जनपद के न्यायाधीश को राजयुक्त, राजा से मिलता जुलता है। चाणक्य अनुसार कानून के 4 मुख्य धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये कंटक शोधन होगी भाई, है ना, 3 सदस्य हो गए अलग अलग में, 3 तो अमात्य होगा, 3 प्रतिष्ठी होगा। नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त।
चाणक्य कानून के 4 मुख्य अंग: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब है मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, कृत, इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्षद, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। अच्छा, निषाद, पार्षद, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगास्थनीज के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। दार्शनिक मेगास्थनीज के इंडिका में भारतीय समाज का कितने भाग में वर्गीकरण किया गया है? 6, 7 या 5? 7 जातियों में किया गया है। और कौटिल्य के अनुसार जो जातियां बताई गई है उनमें से कौन सी नहीं है? एक निषाद, पार्षद, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल तो है, निषाद भी है, लेकिन पार्षद और रथकार, ये तो रथकार रथ चलावाड़ा है ना। पार्षद, छता और छता इनको पता नहीं, और एक विदेहक है ना। पार्षद, छता और विदेहक। निषाद को भी पता को नहीं, निषाद शायद निशाचर होएगा, पता को नहीं, लेकिन सूत है, चांडाल है और रथकार है। लेकिन निषाद, पार्षद, निषाद है ठीक, पार्षद है, रथकार है। जो रथकार तो है याद है, रथकार, सूत और चांडाल 3 है 4 को नहीं, जिनमें एक निषाद है, पार्षद है और छता है और विदेहक है। किए गए ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है कौटिल्य के अनुसार भी। और मेगास्थनीज के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों क्या है? कौन कौन सी है? एक तो दार्शनिक है, एक किसान है, एक पशुपालक व शिकारी है ना, कारीगर या शिल्पी है, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 ये दार्शनिक, किसान, पशुपालक, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी है ना, तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी। कारीगर या शिल्पी एक ही बात है ना। सैनिक व निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए जो मेगास्थनीज ने 7 जातियाँ बताई है उनमें से निम्न में से नहीं है, ऐसे आएगा। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, शिक्षक, सभासद तथा अन्य शासक। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। ये सांची का स्तूप है भाई साहब, सांची स्तूप, सांची स्तूप। सांची स्तूप। और ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में देख, एक तो घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है और को दिख रहा अशोक स्तंभ। और यह कौन सी लिपि आ गई? यह है अशोककालीन अभिलेख लिपि। यह तो कच्ची पल्ले को पड़ा भाई। अशोककालीन अभिलेख लिपि।
पता भाई, अशोककालीन अभिलेख। ठीक। अब जे बाद में आ रहा है कहीं अशोक का साम्राज्य 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, यह अशोक का साम्राज्य भाई। ये तो शिलालेख है और ये अशोक की लाटें मतलब ये स्तूप है, ये लघु शिलालेख है, ये गुहालेख है। शिलालेख अशोक की लाटें शायद वे है जो पत्थरन पे जो उत्कीर्ण करवाई ना, वे है शायद अशोक की लाटें। स्तूप तो सांची के स्तूप थे ना। लघु शिलालेख, गुहालेख तो गुफा लेख है। अब यार ये थोड़ा बहुत साफ करूँ। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, काबुल, पेशावर, कांधार, हेलमंद नदी, हेरात, मकरान, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्रावू, बैराट, दिल्ली, ब्यास नदी, कालसी, मेरठ, कुशीनगर, रामपुरवा, लुम्बिनी, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज, वैशाली, रुमदेई। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। घाघरा नदी, मिर्ज़ापुर, यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी, प्रयाग, सांची, गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंपारण, पाटलिपुत्र, सहसाराम, बराबर, पहाड़ी, रूपनाथ। गिरनार, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, थौली, योगड़ा, गोदावरी नदी, सोपारा, गोभी मठ, मैसूर, मास्किना है, कृष्णा नदी, कोपवाल, पालिक गुंडी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर, राजुल, मंडगिरी, हीरागुड़ी, कावेरी नदी, और जो है सत्यपुत्र चोल, केरल पुत्र पांडे, सत्यपुत्र कौन है भाई? सत्यपुत्र चोल, केरल पुत्र पांडे। गिरनार, ये कौन है? ये भाई स्तूप कहाँ है? ये सही कौन है? स्तूप का क्षेत्र है। सहस्राम, बराबर पहाड़ ये रे भाई। ठीक। चंपारण तो बिहार में है। वैशाली, रुमंदी, यहाँ ज़्यादा है ये एरिया। सोहेगाड़ा, सारनाथ, मिर्ज़ापुर, घाघरा नदी, रामपुरवा, कालसी, कुशीनगर, लोरिया, लुम्बिनी, नंदनगढ़, हरिराज, वैशाली, रुमदेई, पाटलिपुत्र, सहसाराम, बराबर, पहाड़ी, दिल्ली, बैराट, फाऊ, सतलज, रावी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम, सिंधु नदी। सिंधु है ना। सिंधु के बाद में झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, शाहबाजगढ़ी, काबुल, पेशावर, हेमलंद नदी, कंधार, मानसेरा, मेकराम।
चल भाई साहब, अब आता है शुंग वंश। ठीक, अशोक का चैप्टर क्लियर हो गया है। शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। यह आ चुका है। बताइए शुंग वंश की स्थापना किसकी की? पुष्यमित्र शुंग ने। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की थी? बृहदत्त को। और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण, व्याकरण का मतलब है व्याकरण का क्या था? पतंजलि। शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। मौर्य राजा बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण, व्याकरण का क्या था? पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था भाई। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र। अग्निमित्र इसका ही पुत्र था, पुष्यमित्र का, है ना। फिर ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवीभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। देवभूति को अमात्य ने, क्योंकि अमात्य के भी बड़ा कल्ला पावर आ गई भाई। या वजह से वासुदेव हो ना, वासुदेव को ही अमात्य हो, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य, वासुदेव अमात्य देवभूति को, बाने देवभूति को सिंहासन से उतार दिया और खुद सिंहासन बैठ गए। कब की बात है? 73 ईसा पूर्व की। ठीक है ना। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव है। अब है सातवाहन वंश। ठीक, शुंग वंश में यही है। शुंग वंश का राजा है ये अग्निमित्र, वाकोई, पुष्यमित्र कोई छोड़ो, ज्येष्ठमित्र, है ना, भद्रक, भागवत और देवभूति। और देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। अब है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। अब है भाई साहब सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी। ठीक है ना। तो कृष्णा पहले पड़ती है जब कृष्णा येरी है ना, कृष्णा नदी, और गोदावरी। सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। आंध्र और सातवाहन 60 ईसा पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में। ठीक। सिमुक का राजकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। दोबारा से देखते हैं सातवाहन वंश।
आंध्र गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राजकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। वैसे तो अगर देखी जाए ना तो सातवाहन सातकर्णी एक ही बात है। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैटर्न नामक नगरी थी। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान यानी कि आधुनिक पैटर्न किसकी राजधानी थी? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा। शकों के आक्रमण के फलस्वरूप और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिम क्षत्रप वंश कहा जाता है। यानी कि भाई शकन को उद्भव हो ने तो कहीं है कि इन पे आक्रमण करे बार बार, तो इनकी शक्ति कमज़ोर होगी। अब कमज़ोर होगी तो यह वजह से अब शक मजबूत होगा और बिन को शासन काल हो महाराष्ट्र में, यानी कि एरियो, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। पश्चिमी क्षत्रप वंश किसको कहा जाता है? शक वंश। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की पश्चिमी क्षत्रप मतलब शक है ना, पश्चिम क्षत्रों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, नाम बताओ ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम तो है ही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके किसने क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र प्रथम, नहीं सातकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश के 23वें शासक, 23वें पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षेत्रों को पराजित करके जीता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा पूरा होने, अब दूसरा आ रोया। रुद्रदामन ने उनसे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रों को कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंशकीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। फैक्ट है भाई ये। उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैटर्न नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास होने लगा
और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्र वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमपुर सात ने पश्चिमी क्षत्रों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने उज्जैन के शक महाक्षत्र रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंशकीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे बताइए किसकी मुद्राओं पर जलपोत भी अंकित है? यज्ञश्री की। इससे सातवाहन काल के सिक्के हैं। कलाकृति देख तो उस समय की, ये आँख है, नाक, सोने का है ये। सातवाहन काल के सिक्के। प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। किसका? यज्ञश्री की बात है। यज्ञश्री को ही कहते हैं सातकर्णी। प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, अग्रहार देने की प्रथा आरंभ की। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी कि अग्रहार देने की प्रथा प्रारंभ की। और अभी रीट में आया था ये कि बताइए ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? अग्रहार। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनवाए, जिनमें काले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा। चालीस मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा। यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। काली का चैत्य। आई समझ में? ब्राह्मणों को भूमि दान, अग्रहार देने की प्रथा आरंभ की। चांदी, तांबा, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। चांदी है, तांबा है, शीशे है, कांसे है। सोने की बात नहीं करिए यार। अब आ रहा है गुप्त साम्राज्य। मौर्य पढ़ लिया अपन है। मौर्य के बाद में है गुप्त साम्राज्य। 200-7500 550 ईस्वी। 27500 550
ईस्वी। दो सौ 550 ईस्वी। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया। गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी। मौर्य के बाद में गुप्त। मौर्य, शक, मौर्य के बाद में शुंग, शुंग के बाद में सातवाहन वंश। सातवाहन, सातकर्णी, सातवाहन ऐसे याद कर सकते हैं। सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। पश्चिमी दक्कन में, जिनमें काले का चैत्य प्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा, यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। शक मुरंडो। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है, यानी पड़पोता। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी राजधानी महाराज थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। श्रीगुप्त घटोत्कच गुप्त शासक हुआ है। इसकी उपाधि महाराज थी। बताइए किसने महाराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, यहाँ पर घटोत्कच ने। अब महाराज चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335, यानी कि 15 साल। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रचलित है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रचलित। 319 ईस्वी में गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की पदवी धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच की उपाधि थी महाराज, और चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजाधिराज। किसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम। अब है समुद्रगुप्त 335 से 380। अगर देखी जाए तो 40 और 40 80, यानी 45 साल। 45 साल शासन किया भाई। कौन ने?
समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबार कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। अच्छा, इसके दरबार कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णत है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णत है। यानी कि समुद्रगुप्त ने वाई पे लिखा है जिसमें अशोक ने लिख रहा है क्यों। अशोक का अभिलेख उत्कीर्णत है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर रहा था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रमम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। अश्वमेध पराक्रम, उसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। ये है भाई समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका भक्त था? विष्णु का। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय, 380 से 412। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंध और विजय द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, 4 से 1400, 4 से 55। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। उसने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अब ये कौन सा पुष्यमित्र है? ये अलग है भाई, वो अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। किसका? पुष्यमित्र के विद्रोह का। अब है स्कंदगुप्त, 455 से 467। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त, जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था वो।
किसने अपने दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? किस गुप्त शासक को? कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त। अभय स्कंदगुप्त 455 से 467। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न्योती हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है भाई। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा, किस अभिलेख द्वारा? जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त ने मल्लयों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न्योती हुए राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात को उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मल्लयों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने ये सुदर्शन झील बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें कि बताइए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। और वह कौन सा शासक था जो स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न्योती हुए राज्य का उत्तराधिकारी बना? कुमारगुप्त का। स्कंदगुप्त। अब ये चित्र किसका आ रहा है? गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम का एरिया है, ये समुद्रगुप्त का है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम का एरिया है, मगध और पाटलिपुत्र। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जब तो स्थापना हुई अब है समुद्रगुप्त। यह समुद्रगुप्त का एरिया है, समुद्रगुप्त को वाला एरिया है यार, यहाँ से लेके आर पार, ये बीच में नहीं अलग, बीच में अलग समुद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या तो होगा चंद्रगुप्त प्रथम को, है ना, और या होगा समुद्रगुप्त को, है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय को, या पल्लव चोल पांड्य गुप्त साम्राज्य करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मल्लयों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त वंश सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे, कर भार भी बहुत कम था,
राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखादत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकन और रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखादत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। कोशकार, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, ब्राह्मीण तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहे स्तंभ। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहे स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति। नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। बताइए 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति कहाँ है? नालंदा में। और 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा सुल्तानगंज। स्थित है। सुल्तानगंज में तो है 7.5 फुट ऊंची और नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते हैं अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना, वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना, शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृतियों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा। अच्छा, समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मुर्दावशिक्त, कर्ण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। स्वयंवर की प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मुर्दावशिक्त, कर्ण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र विवाह में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। मिश्रित जातियाँ ये मुर्दावशिक्त, कर्ण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। ये तो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा, और ये है समुद्रगुप्त द्वारा। अब है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से, जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। वर्धन वंश बोल दे या पुष्यभूति वंश बोल दे, एक ही बात है। अब वर्धन वंश होने तो वहाँ में नीचे पीछे वर्धन लग रहा है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा। ठीक, और कौन होया को, जो शिव का उपासक था। पुष्यभूति से, जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ पुष्यभूति से। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्ध में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 में उसका वध भी कर दिया गया। और बंगाल में गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। दोबारा से वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश एक ही बात है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से, जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 647 शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन 606 से 647। किसका? बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 में वध किया गया था। राज्यवर्धन का।
ठीक। अतः उसकी मृत्यु के बाद पुष्पवती वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राजवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। बड़े भाई राजवर्धन का वध कर डाला था, ठीक, और उसकी छोटी बहन राजश्री, है ना, हर्षवर्धन की बहन नहीं, राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके संसा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके संसाक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी, यानी कि ये कामरूप के राजा से मिले है ना। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। हर्ष ने महाराजा धीराज वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया, यानी कि हर्ष से पहले भाई साहब शिव और सूर्य की उपासना करता था, लेकिन बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीन यात्री हैंसांग भी ऐसे हर्षवर्धन, है ना, वो ये हर्षवर्धन, ऐसे हर्षवर्धन, ऐसे हैंसांग भी इस प्रकार के छठे मौसम में सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम के 3 नाटकों की रचना की। यह हर्षवर्धन ने स्वयं रची थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने वाणभट्ट यानी कादम्बरी व हर्षचरित्र के लेखक वाणभट्ट कादम्बरी व हर्षचरित्र के लेखक मयूर, सुबुंद, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसांग को आश्रय प्रदान किया था। वाणभट्ट ने कादम्बरी व हर्षचरित्र के लेखक मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसांग, मयूर, सुबंध, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसांग को आश्रय प्रदान किया था। हर्ष की बहन को का नाम हो राजश्री। हर्षवर्धन का साम्राज्य कश्मीर, गुर्जर प्रतिहार है, ये कन्नौज है, पाटलिपुत्र, कर्ण, सुवर्णा, वल्लभी,
ग्वालियर भी गुजरात में है। हर्षवर्धन का साम्राज्य भाई साहब ये। चालुक्य, कलिंग, पल्लव, चोल। चोल, पल्लव, कलिंग, चालुक्य। हर्षवर्धन का साम्राज्य, सम्राट हर्षवर्धन। अच्छा, मूर्ति है भाई साहब ये। अब है पाल वंश। ठीक, पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। गोपाल है ना, और दूसरा सबसे महान राजा धर्मपाल। उसने अपने राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन ये? गोपाल तो वो था संस्थापक, लेकिन पाल वंश का दूसरा शासक था धर्मपाल। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। देवपाल पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता, ये आ सकता है क्वेश्चन। बताइए किस पाल वंश के शासनकाल में सुमात्रा के राजा का दूत आया था? देवपाल। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। है ना, या ना भाई 40 साल शासन किया के बाद पाल वंश की राजशक्ति, शासकों की निर्बलता तथा गुजर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण छिन्न होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्य में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 में गंगे के तट के प्रदेशों को जीत लिया। 1023 में 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। 12वीं शताब्दी के मध्य तक। बारहवीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था।
प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राजकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया था। दोबारा से पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राजकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राजकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहाँ भी गया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राजकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहाँ भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। धीमान तथा बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। अच्छा, जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। नवे राजा महिपाल प्रथम के राजकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। यानी देवपाल तानु ही रही ताकत, ये बाद में कमजोर होगा। पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहाँ भी गया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। धीमान और बिटपाल पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी बचे हुए हैं। यह है पाल वंश। अब है राष्ट्रकूट वंश, महाराष्ट्र वाला। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए और पाल में कितने हुए थे? 9 में 10 में ही हुए थे बस। 10 में पाल राजा नेपाल के राजकाल में। राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातामी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन। बताइए कौन चालुक्यों के अधीन पहले सामंत थे? राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। चालुक्यों के अधीन। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुपुर्द कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कैसे कृष्ण प्रथम माने और कैसे कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के।
वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। नागवट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघवर्ष शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। अमोघवर्ष। और उसी ने मानखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अच्छा, अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। बारहवें में शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। दोबारा से देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। 14। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज ध्रुव ने। पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट तृतीय गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय। यार गोविंद तृतीय तगड़ा हो भाई, तवा को तौर भी तगड़ा, लेकिन यह सबसे तगड़ा हो। यानी देख, गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय हल्का बल को राधा को नहीं तगड़ा हो भाई। और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघवर्ष शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज किया। उसी ने मानखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। किसने? अमोघवर्ष ने। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना किसने? सुलेमान ने विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय। कृष्ण द्वितीय फिर इंद्र द्वितीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय 12वें शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। 12वां शासक हो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ, यानी इनने हराया इनको। कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। कल्याणी के चालुक्य यानी कि मतलब यह है भाई, इनने चालुक्यों के सामंता है ना, और बिन कोई पराजित कर इनने अलग स्थापना करी।
चालुक्यों की सत्ता समाप्त करी है ना। तो भिन्नई चालुक्यनई कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा ही चालुक्य शासक तेलप ने 1973 में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मानखेत पर अधिकार कर लिया। यानी भिन्न वाक्य तो फिरोजू यानी इतिहास को दोहराता है, वो बड़ा सिस्टम हो गया है। राष्ट्रकूट को प्राप्त कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 943 में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मानखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे और उन्होंने इस वंश के शासकों को वल्लराज संबोधित किया है। वल्लहारा या वल्लराजा किन्हें कहा गया है? राष्ट्रकूटों को। और उन्होंने इस वंश के शासकों को वल्लहारा या वल्लराजा संबोधित किया है। कल्याणी के चालुक्यों ने जिनको भिन्न समाप्त करे भिन्न वंश स्थापित करो ने बाद में वजू है तो कल्याणी का, लेकिन है भी चालुक्य। अलग अलग कैटेगरी का होगा चालुक्य, लेकिन बे चालुक्य को भिन्न समाप्त करो ने तो बे चालुक्य ने वजू बिल्कुल समाप्त कर दियो। वल्लहारा या बलराज संबोधित किया गया है किनको? राष्ट्रकूटन को। किन्ने? अरबों ने। अब है गुर्जर पृथियार वंश। ठीक, गुर्जर पृथियार वंश। अब इसको पढ़ेंगे बाद में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।